प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंत में कहा था कि हर 10 वीडियो के बाद मैं आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स के उत्तर दूंगा। तो आज का विषय है रिस्पॉन्सेस टू योर ईमेल्स पार्ट 2। अभी तक आपने समग्र करियर एचपी की जो ईमेल आईडी है उस पे 6855 ईमेल्स भेजे हैं। पिछले वीडियो को यदि आप याद करें तो उसमें 3216 वीडियोस थे। तो उस वीडियो से अब तक अर्थात पिछले 5 वीक्स में 3639 ईमेल्स आपने भेजे हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अधिकतर ईमेल्स खाली हैं। उदाहरण के लिए आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें अधिकतर ईमेल्स का कंटेंट खाली है। इवन जो विषय है उसमें आपने अपने जो विषय हैं वो मेंशन किए हैं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ऐसे मेंशन किए हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि विषय में आप जिस विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उल्लेख करें। कुछ ईमेल्स ऐसे भी हैं जो करियर ऑनलाइन से नहीं जुड़े हैं बल्कि हर घर पाठशाला से जुड़े हुए हैं। वो ईमेल्स के जवाब मैं इसमें नहीं दूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने शिक्षकों से वो प्रश्न पूछें जो समग्र करियर ऑनलाइन के अलावा जो प्रश्न हैं आपके मन में। जैसे आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि जो सिलेबस कट गया है बोर्ड के एग्जाम से, उसके बारे में वीडियोस क्यों भेजे जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसमें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते। कुछ विद्यार्थियों ने जनरल प्रश्न पूछे हैं, जैसे हर एक नोट में गांधी जी का चित्र क्यों होता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैं इसमें नहीं दूंगा। आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, सिर्फ 9 प्रश्न ऐसे हैं जो करियर से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 9 मेल्स ऐसे हैं जिनमें करियर से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ विद्यार्थियों कि आप ईमेल्स लिखना सीखें। कुछ वीडियोस हर घर पाठशाला में डाले गए हैं कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ताकि अ, हम उन ईमेल्स का जवाब दे सकें। आपके सवाल यदि सही होंगे तो हमारे जवाब भी सही होंगे। आपके सवाल ही नहीं होंगे या अस्पष्ट होंगे तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन से विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न भेजे हैं। पिछली बार आपको याद होगा 21 विद्यार्थियों ने प्रश्न भेजे थे। इस बार सिर्फ 9 विद्यार्थियों ने प्रश्न भेजे हैं। उनके नाम है अनमोल ठाकुर, तिशा धीमान, कुलविंदर सिंह, राजकुमार, रश्मि कुमारी, एल चंद, गायत्री प्रेमी और निखिल चौधरी ने। इसमें से एक दो विद्यार्थियों ने एक से ज्यादा भी प्रश्न पूछे हैं। आइए अब हम उन प्रश्नों को लेते हैं। एक प्रश्न पूछा है एनडीए के सिलेबस के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम +2 के बाद होता है उसके सिलेबस के बारे में। तो विद्यार्थियों में आपको आर्मी में प्रवेश के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं बहुत संक्षेप में इसका उत्तर दूंगा। 2 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक गणित का, मैथमेटिक्स का 120 प्रश्न होते हैं 300 अंकों के, और दूसरा जनरल एबिलिटी का जिसमें 150 प्रश्न होते हैं 900 अंकों के। जनरल एबिलिटी का जो पेपर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो कुछ प्रश्न इंग्लिश से आएंगे और कुछ प्रश्न जीके से आएंगे, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न पूछा है एक विद्यार्थी ने कि भारतीय नौसेना में जाने के लिए तरीका क्या है, एनडीए के द्वारा या बीएससी के द्वारा। देखिए, भारतीय सेना में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। भारतीय नौसेना में जाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। 2 तरीके मैं क्विकली आपसे शेयर करूंगा। हाँ, आप +2 के बाद एनडीए की परीक्षा पास करके आप भारतीय नौसेना में जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम पास करके भी आप इंडियन नेवल एकेडमी में जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि नेवी में प्रवेश के बारे में हम एक विस्तृत वीडियो आने वाले दिनों में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप इंटरनेट पे इसके बारे में बाकी जानकारियां भी ले सकते हैं।
तो मैं दोहराऊँ कि सिर्फ बीएससी ही नहीं, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने पर आप नेवी में जा सकते हैं। सीडीएस और एनडीए के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, ये दोनों संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। लेकिन इसके अलावा भी एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एक आर्किटेक्ट, नेवल आर्किटेक्ट के रूप में जो जहाज़ बनाने का की जो कला है, उसमें जो कोर्सेज़ हैं, उसको करने के बाद भी आप जा सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा है फॉरेस्ट रेंजर। देखिए, फॉरेस्ट रेंजर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। जो सामान्य नियम है कि आपको किसी भी विज्ञान के विषय में स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो है वो जनरल एबिलिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाएँगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ का एग्ज़ाम भी होता है, जिसमें आप डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर सीधे जाते हैं। प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर कैसे बने? आपको पता है कि 11th-12th में बायोलॉजी के साथ आपको प्लस 2 करनी पड़ती है। उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसको आपको क्वालीफाई करना होता है, लेकिन करियर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा है कि एक से ज़्यादा लक्ष्य हैं, तो हम क्या करें? देखिए, वो लक्ष्य कौन से हैं? जब तक आपसे फिर व्यक्तिगत स्तर पर वार्ता नहीं होगी, तब तक मैं आपको इसमें स्पष्ट कोई उत्तर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन 2 बातें आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात, एक ज़माना था जब कहा जाता था कि आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि आपको एक ही जॉब करनी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब दुनिया में इतनी ज़्यादा सुविधाएँ, इतनी ज़्यादा अवसर हो गए हैं कि आप एक ही जीवन में 5 से 10 तरीके के काम कर सकते हैं, एक ही साथ, एक ही हफ्ते में, एक ही जीवन में आप कर सकते हैं। तो आप अपने कई ऐसे भी लक्ष्य हैं जो आपस में मिलते-जुलते हैं। तो जब तक मुझे आपके लक्ष्यों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक मैं इसमें स्पष्ट नहीं कर पाऊँगा। हालाँकि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको स्पष्ट कहा है कि अपने लक्ष्यों के चुनाव में, करियर संबंधी लक्ष्यों के चुनाव में किन-किन बातों का ध्यान रखना है। आप यदि उन बातों को ध्यान में रख कर के आपको जो चीज़ें चाहिए, वो उस करियर में है, तो जिसमें सबसे अधिक वो चीज़ें हैं जिसको जो आपको चाहिए, आप उस करियर का चुनाव करेंगे तो आपके जो सफल होने के और आपको एन्जॉय उसमें करेंगे, इसकी जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एम्स में से एक चुनने का तरीका जो है, वो यही है कि जिसमें वो चीज़ ज़्यादा मिले जो आप चाहते हैं उसको चुनें। तो एक तो बात ये थी और दूसरी बात जो मैंने कही, वो ये कही कि आप ये ना सोचें कि एक ही एम पूरे हो सकते हैं, आपके जीवन में सारे एम्स एक साथ भी पूरे हो सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा है कि मैं कंप्यूटर जॉब चाहता हूँ लेकिन मेरा एम तो टीचर बनना है। तो आप कंप्यूटर टीचर बन जाइए। कंप्यूटर टीचर यदि आप बनते हैं तो कंप्यूटर की जॉब भी है ये और टीचर की भी जॉब है। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं। तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग का भी जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक जगह जाकर के मिल जाते हैं। फिर एक प्रश्न है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ में रुचि नहीं है। देखिए, हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ आपके सामान्य अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सिविल सर्विसेज़ के लिए आपको इसमें रुचि जगानी पड़ेगी। रुचि जगाने के क्या तरीके हैं, इस पे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कभी चर्चा करेंगे। एक जो चीज़ मैं अभी हाइलाइट करना चाहूँगा कि शोध ये बताते हैं कि जिस चीज़ को आप अपनी ज़रूरत बना लेते हैं, उसके प्रति धीरे-धीरे रुचि बन जाती है। ब्रेन उन चीज़ों में रुचि विकसित कर लेता है जिसको ब्रेन महत्वपूर्ण मानता है। तो ये जिस दिन आपके ब्रेन को लगना शुरू हो जाएगा कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे कि उसमें रुचि जो है वो जागृत हो जाएगी। एक प्रश्न फिर है कि बैंक मैनेजर कैसे बने? बैंक मैनेजर 2 तरह से बनते हैं। ग्रेजुएशन के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्ज़ाम क्लियर करके या प्लस 2 के बाद बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करके बैंक क्लर्क की नौकरी करें और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, करियर इन्फॉर्मेशन के बारे में हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाएँगे जब हमारा ये स्टेप्स फॉर गेटिंग इंटो अ करियर के जो सब टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएँगे। एक प्रश्न है बिज़नेस के बारे में कि मैं अपना बिज़नेस कब कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ? देखिए, मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप जिस चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें जो
पहले से बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके साथ आप कम से कम 3 साल बिताइए, ताकि उस बिज़नेस को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद आप अपना बिज़नेस शुरू करें। क्योंकि आपको पता है कि यदि आप सीधे अपना काम शुरू करते हैं, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, असफलता के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्यों ना किसी और के खर्चे पर सीखें और फिर अपने खर्चे पर अपना बिज़नेस शुरू करें। तो इसके लिए कोई सही उम्र नहीं है। आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि 10वीं 12वीं के बाद भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन कहानियों से प्रेरित प्रेरित होना बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ आपको अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी देखने की आवश्यकता है। तो आप अपना बिज़नेस कभी भी शुरू करें, लेकिन जिस क्षेत्र में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति के साथ 2 से 3 साल आप समय ज़रूर बिताइए, एक वॉलंटियर या विद्यार्थी के रूप में ही सही, और उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। अ, तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत सीमित थे और उनके मैंने संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश की। अगले वीडियो में जो एक्सप्लोरिंग करियर का जो लास्ट टॉपिक है, फ्यूचर ऑफ द करियर, वो करेंगे। अपने प्रश्न इस ईमेल आईडी पे हमेशा की तरह भेजते रहें और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।